हाँ तो बच्चों, कल आप लोगों ने पढ़ा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में आप लोगों ने ये पढ़ा कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा। तो आज हमको जानना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आज हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन कार्बनिक यौगिक को कहेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसके अलावा कोई अन्य परमाणु ना हो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन की संयोजकता को 4 पूरा करने के लिए एक द्विबंध और एक त्रिबंध अवश्य लगे, उन्हें हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें द्विबंध और त्रिबंध जरूर लगना चाहिए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध अवश्य लगे, उन हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल में एल्कीन होगा, एल्कीन, और एग्जाम्पल इसका होगा एल्काइन, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो बना सकते हैं हम CnH2n से, ये एल्कीन का सामान्य फार्मूला है। और जो एल्काइन का सामान्य फार्मूला है वो है CnH2n-2, ये एल्काइन का सामान्य फार्मूला है। और इन दोनों ही जगह पर जो n है, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए एक द्विबंध या एक त्रिबंध अवश्य लगे, निश्चित लगे, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर द्विबंध लगता है तो वो एल्कीन होगा, और अगर त्रिबंध लगता है तो वो एल्काइन होगा। जैसे ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। जो n है यहाँ पर, ये कार्बन परमाणु की संख्या है। यहाँ पर इन दोनों जगह पर जो n की वैल्यू है, n की जो संख्या है वो कितने से चालू होगी, 2 से। तो जैसे अगर यहाँ पर n बराबर हम 2 कर दें तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो C2H4, ये इसका नाम हो जाएगा एल्कीन है। अंत में क्या रहा, ईन, तो इसका अंत में भी ईन लगेगा, और चूंकि 2 कार्बन है तो ये इसका जो नाम होगा वो होगा एथीन, एथीन। अब इसकी संरचना अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं इसमें, 2। तो सबसे पहले हमने ऐसे 2 कार्बन बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 2 3, जबकि होनी कितनी चाहिए, 4, अभी 1 कम है। और इस कार्बन की भी संयोजकता 1 2 3 4 होनी चाहिए। तो इस एकल बंध को अगर हम यहाँ पर इसको द्विबंध कर दें तो कार्बन की इसकी भी संयोजकता 4 पूरी हो गई और इसकी भी संयोजकता 4 पूरी हो गई। तो इसमें यहाँ पर क्या लग रहा है, द्विबंध, तो द्विबंध लग रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन है। और एल्कीन, इस एल्कीन का नाम क्या है, एथीन। और जब द्विबंध लगेगा तो इसका मतलब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत वो एल्कीन है। अगर यहाँ इसकी वैल्यू हम 3 कर दें तो 3 करने पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, C3, और यहाँ पर भी 3 होगा तो 3 दूनी 6, C3H6। अब इसका संरचना सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो द्विबंध आना चाहिए, बनना चाहिए इसमें। तो कार्बन कितने हैं, 3, तो 1 2 3 कार्बन बना दिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 हाइड्रोजन लगा दिया जाए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, चलो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर हो गया
4 हाइड्रोजन यहाँ पर हम कर देते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर। C3H6, इसका नाम है सबसे पहले प्रोपीन। अब इसका जब संरचना बनाएंगे हम, तो संरचना बनाने में सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 3 कार्बन बना दिया। और 3 कार्बन बनाने के बाद चूंकि ये एल्कीन है तो एक द्विबंध लगा दिया जाए। तो इसको अगर हमने यहाँ पर द्विबंध कर दिया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया तो इस कार्बन की संयोजकता भी 1 2 3 4। अब इस कार्बन की कितनी है, 1, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया। तो ये हो गया C3H6, इसका नाम है प्रोपीन। डबल बॉन्ड लग रहा है, तो डबल बॉन्ड लगने के कारण ये एल्कीन है और एल्कीन होने के कारण ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन में आ जाए, एल्काइन का मतलब है त्रिबंध लगना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू हम 2 से चालू करें तो C2 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा C2H2। इसका नाम है, 2 कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा, एथ, और यहाँ पर लग जाएगा अनुलग्न में लग जाएगा बाद में आइन, एथाइन। आइन लग रहा है यहाँ पर, एल्काइन, तो यहाँ पर भी आइन हो गया, एथाइन। इस एल्काइन का नाम है एथाइन। अब इसकी संरचना जब हम बनाएंगे तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन ऐसे बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन बन गया ऐसे। अब कार्बन की संयोजकता कितनी है, 2, होनी कितनी चाहिए, 4। तो इसको अगर हम त्रिबंध कर दें तो इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरी हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरी हो गई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यही हुआ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध निश्चित रूप से लगे, उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर द्विबंध लगता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन होगा, और अगर त्रिबंध लगता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन होगा। अब ये तो हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। अब हाइड्रोकार्बन के बाद जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है कि IUPAC नाम लिखिए, निम्नलिखित यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, तो हमको पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ये निश्चित रूप से बोर्ड पेपर में आता है, हर साल आता है। तो ये हमको जानना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे किया जाए। तो कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए कुछ नियम है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि IUPAC जो एक पद्धति है, इस पद्धति का पूरा नाम क्या है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो हम IUPAC नाम लिखते हैं वो इस IUPAC पद्धति के अनुसार लिखते हैं, जिसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमको जानना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो इस IUPAC पद्धति का पूरा नाम है, सबसे पहले ये जानना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC पद्धति का पूरा नाम है, I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, P से हो गया प्योर, A से हो गया अप्लाइड और C से हो गया केमिस्ट्री। तो इस पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं, तो उस नामकरण करने के कुछ नियम हैं। नियम कौन कौन से हैं वो नियम हमको जानना है। IUPAC पद्धति के नामकरण करने के कुछ नियम हैं, 5-6 नियम हैं, उन नियमों को हमको जानना है। तो सबसे पहले नियम नंबर 1, जो पहला रूल है,
पहला रूल ये है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम, चाहे वो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, तो कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला रूल हम लिखते हैं यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिक का नाम दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर बनेगा। जो नाम के पहले लगेगा उसे हम कहेंगे पूर्व लग्न, अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्रफिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। और जो बाद में लगेगा उसे हम कहेंगे अनुलग्न, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, जो बाद में लगे। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसका जो IUPAC नाम है वो दो भागों से मिलकर बनेगा, पूर्व लग्न और अनुलग्न। जो पूर्व लग्न है वो नाम के पहले लगेगा और जो अनुलग्न है वो नाम के बाद में लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है मेथेन, तो इसमें नाम के पहले क्या लगा है? मेथ, तो इसका मतलब ये पूर्व लग्न है, प्रफिक्स है। और नाम के बाद में क्या लगा? एन, इसका मतलब ये क्या है? सफिक्स है, अनुलग्न है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो दो भागों से मिलकर बनता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न जो है वो नाम के पहले लगेगा और अनुलग्न जो है वो नाम के बाद में लगेगा। तो सभी बच्चे जो है इस चीज़ों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और ये नियम को विशेष ध्यान देना। अगर ये नियम समझ में आ जाएगा तो बाकी फिर IUPAC पद्धति में कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है। तो इसलिए इनको कॉपी में अच्छे से लिख करके क्रमबद्ध तरीके से इसको तैयार करें, याद करें।